आज का हमारा जो टॉपिक है वो डॉकर और डॉट नेट से रिलेटेड है कि हम डॉट नेट प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से डॉकराइज करेंगे। और जो इसमें हमारे पास डॉकर की मतलब बेसिक से शुरू करके जो उसके एडवांस चीज़ें उसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं कंटेनराइजेशन से, क्योंकि डॉकर जो है वो इज़ ऑल अबाउट कंटेनराइजेशन। तो कंटेनराइजेशन होती क्या है? तो कंटेनराइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है कि आप अपने कोड को उसकी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स के साथ इस तरीके से पैकेज करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और मतलब इसका ये है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में इसको चला सकते हैं विदाउट एनी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन करे बगैर। और जो है वो एक आइसोलेटेड तरीके से चलता है कि उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं या उन चीज़ों को जिनको वो यूज़ कर रहा है, कोई और प्रोसेस उसमें जो है आके वो उस चीज़ों को जो है ना वो यूज़ ना करे, या इस तरीके से जो है ना वो आइसोलेट हो जाता है। तो डॉकर कंटेनर्स जो हैं वो मतलब डॉकर सिर्फ कंटेनराइजेशन नहीं लाया था। डॉकर से पहले जो थे वो हमारे पास लिनक्स कंटेनर्स होते थे, जो इनको एलेक्सी कहते हैं। और एलेक्सी जो था वो बेसिकली जो है ना वो ज़्यादातर काम करता था ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन पे। तो इसका थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन डॉकर जो है ना कह सकते हैं इसका एक्सटेंशन है जो कि काम करता है कि आप जो है एप्लीकेशन लेवल पे जो है ना वर्चुअलाइजेशन लाएँ। इसके अलावा जो है विंडोज़ कंटेनर्स भी होते हैं, जो कि सिर्फ़ विंडोज़ सर्वर्स पे ही चलते हैं, बाकी नहीं चलते वो। तो डॉकर कंटेनर्स जो हैं वो आपके पास जो है वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है। तो अब जो है हम इसका रिव्यू करते हैं कि पहले जो हम वर्चुअल मशीन्स हमारे पास होती थी, तो उसमें और अब कंटेनर्स हम क्यों यूज़ करें? वर्चुअल मशीन की यहाँ पे एग्जांपल जो दी गई है आपके राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है, ये जो है बेयर मेटल हाइपरवाइजर के ऊपर है, जो टाइप 1 हाइपरवाइजर कहलाता है। तो इसमें ऐसा होता था कि आप जो है अपने एक मशीन के ऊपर मल्टीपल जो है ना वर्चुअल मशीन्स डालते थे। और हर वर्चुअल मशीन का जो है ना इसमें एक ओवरहेड जो आता है, हर वर्चुअल मशीन का अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और और जो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ हैं, मतलब ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसमें इनका अपना-अपना कर्नेल होता है जो फिर हाइपरवाइज़र को कॉल दे रहा होता है, और हाइपरवाइज़र जो है वो वर्चुअलाइज़ करता है हार्डवेयर को एक्चुअल। तो इसमें जो है ये जो है ओवरहेड आता है। जबकि अगर कंटेनराइज़ेशन को देखें ना, तो कंटेनर्स जो होते हैं इनका कोई अपना ओएस नहीं होता। ये अंडरलाइंग होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका, उसको ये यूज़ कर रहा होता है। और सिर्फ़ जो है यहाँ पे एक डॉकर इंजन होता है, और वो आपका जो है बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे ना अलग कोई कर्नेल है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो है ना आपका ओवरहेड बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा जो है ना आपका स्पेस भी बहुत बचता है, क्योंकि कंटेनर का जो फुटप्रिंट होता है वो बहुत बहुत छोटा-सा होता है एज़ कम्पेयर टू गेस्ट ऑपरेट अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा डालते हैं। तो ये इसका जो है वो कंपैरिज़न था। अब जो है इसके हम थोड़े से आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो डॉकर जो है ना वो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो इसके अंदर जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले तो वो ये क्लाइंट होता है, जो कि हम जिससे हम अपनी कमांड इशू करते हैं। फिर हमारे पास जो है वो डॉकर डेमन होता है। डॉकर डेमन जो होता है ना बेसिकली वो कंटेनर्स के पूरे लाइफ साइकिल को जो है ना मैनेज कर रहा होता है। आप उससे इमेजेस क्रिएट करते हैं, कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारे काम जो है डॉकर डेमन करता है। और डॉकर डेमन जो है वो रेस्ट एपीआई एक्सपोज करता है, जिससे जो है ना आपका क्लाइंट कम्युनिकेट करता है। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर आप कोई कमांड रन करते हैं, डॉकर पुल, डॉकर रन, तो वो रेस्ट एपीआई कॉल जनरेट करता है, जो कि फिर जो है ना आगे डॉकर डेमन जो है उस पे एक्ट करता है उस पे। बाकी इसमें एक चीज़ होती है इमेजेस, कंटेनर्स और रजिस्ट्री। रजिस्ट्री जो होती है वो ऐसी जगह है, मतलब जहाँ पे जो है ना इमेजेस होस्ट हो रही होती हैं। इस पे आप अपनी पब्लिक इमेजेस भी रख सकते हैं और प्राइवेट इमेजेस भी रख सकते हैं, और उसके बाद आप इसको अपनी टीम्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अब डॉकर डेमन जो बाय डिफ़ॉल्ट लिसन कर रहा होता है, वो यूनिक्स सॉकेट पे लिसन करता है। मतलब डॉकर नेटिवली जो रन करता है वो लिनक्स के लिए रन करता है। तो इसमें जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक्स सॉकेट पे ये लिसन कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको, क्योंकि रेस्ट एपीआईज़ हैं तो आप इसको अपने ब्राउज़र से भी कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको अपना टीसीपी जो लिसनर होता है इसका, जिस पे वो एचटीटीपी कॉल्स लिसन करेगा, उसको इनेबल करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं होता। तो ये इसका आर्किटेक्चर है। अब इसके अंदर जो इमेज आते हैं, इमेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल है, तो उसको देखते हैं आगे कि क्या होती है इमेजेस। अच्छा, डॉकर इमेज जो होती है वो बेसिकली एक टेम्पलेट है, जिसमें आप ये बात बताते हैं कि आपका जो कंटेनर है वो किस तरीके से जो है ना बिल्ट होगा। तो
उसमें जो जो भी आपका जो है ना बेसिकली एक टाइप, आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हम क्लासेस बनाते हैं, तो क्लासेस हम फिर ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये उसी तरीके से कि आप इमेज बना लेते हैं जो भी आपका सॉफ्टवेयर कोड है, और उसके बाद जो है ना आप उसके इंस्टेंसेस डिप्लॉय कर रहे होते हैं, इसको कंटेनर कहते हैं। तो जब भी आप इमेज बनाते हैं तो आप जो है ना डॉकर फाइल यूज़ करते हैं, एक डॉकर फाइल लिखते हैं। उसके अंदर आपके पास स्टेप्स होते हैं कि आप ये इमेज कैसे बिल्ड करेंगे, आपका कोड कहाँ से उठेगा, क्या बिल्ड बनेगी, कोई फोल्डर्स अलग से क्रिएट होंगे, देन वो जो है वो फाइनल इमेज बनती है। अच्छा, जितनी 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 लाइंस आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अपनी डॉकर फाइल में, उसका रेफरेंस आगे दिया हुआ है मैंने, वो दिखाता हूँ। तो हर लाइन जो है वो एक लेयर ऐड करती है इमेज पे। मतलब आपने कुछ कॉपी किया तो वो एक नई लेयर क्रिएट करेगा, और हर लेयर जो होती है ना वो अपनी पिछली लेयर का डेल्टा होती है, मतलब जो चेंज है ना सिर्फ वो नई लेयर में ऐड होता है। देन जब आपके जो फाइनल काम हो जाता है, जब इमेज बिल्ड हो जाती है, तो ये जो इमेज बनती है ये रीड ओनली होती है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब इस इमेज से कोई कंटेनर आप लाइव करते हैं ना, जब इसका इंस्टेंस बनाते हैं, तो उस कंटेनर के ऊपर एक और लेयर ऐड हो जाती है, उसको कहते हैं राइटेबल लेयर। और ये राइटेबल लेयर वो होती है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई वेब सर्विस लिखी, उसका आपने इमेज बनाई और उसका कंटेनर डिप्लॉय कर दिया। अब अगर आप उस कंटेनर के अंदर कोई फाइल चेंजेस कर रहे हैं, कोई फाइल राइट कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक्चुअल इमेज पे नहीं राइट होती, वो उसकी राइटेबल लेयर पे राइट हो रही होती है, जो जो जिससे इमेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये इमेजेस होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि डॉकर की जो सबसे बेस इमेज है वो स्क्रैच इमेज कहलाती है, उसका रेफरेंस भी आगे है। देन डॉकर की कुछ कमांड्स हैं जो कि मोस्ट यूजफुल हैं हमें इमेज बिल्ड करने के लिए जब हम जाएंगे। तो सबसे पहले तो डॉकर हमारे पास, अगर आपको कंटेनर्स लिसन करने हैं तो हमारे पास डॉकर पीएस की कमांड होती है। इमेज बिल्ड करना है तो बिल्ड की हमारे पास कमांड्स हैं। इमेज से कंटेनर लाइव करना है तो उसकी है। लॉग्स, जो लॉगिंग हो रही होती है उसकी है। फिर इसी तरीके से स्टार्ट स्टॉप की है। अब हमारे पास जो है, अगर हम बिल्ड की तरफ देखें कि इमेज बिल्ड कैसे होती है, तो उसमें हमारे पास जो है ना दो तरीके होते हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो लिया गया, मैंने इसकी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट से ली है। तो इसमें हमने जो है ना .NET 6 की मिनिमल एपीआईज जो हैं, मैं दिखा देता हूँ उसको, जो है ना बिल्ड किया है। तो हमारे पास जो है ये हमारी एपीआईज हैं, और हमने जो है ना इसकी ये डॉकर फाइल लिखी हुई है। अच्छा, दो किस्म की डॉकर फाइल बिल्ड्स जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक तो ये है कि आप सिंपल जो है ना पहले अपना ऐप लिख, जो भी आपका कोड लिख लेते हैं, देन उसको पब्लिश करते हैं, उसकी बिल्ड बनाते हैं अपने पास ही, और उसको जो है ना फिर आप अपनी डॉकर फाइल में जो है ना उसको मेंशन कर देते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये डॉकर फाइल में है क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले जो डॉकर फाइल में आप डिफाइन करते हैं ना, वो अपनी बेस इमेज डिफाइन करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस चीज़ को यूज़ कर रही होगी, कौन से उसमें लाइब्रेरीज टूल्स फ्रेमवर्क चाहिए होंगे, तो उसकी इमेज आप यूज़ करते हैं। जैसे हमें .NET 6 के रन टाइम चाहिए, जो एप्लीकेशन हमें चलानी है, तो हमने पहले उसको रेफ़र किया है। देन हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी डिफाइन करते हैं। जो कंटेनर्स होते हैं, जैसे अभी हमारा .NET का कंटेनर है, तो ये लिनक्स फाइल सिस्टम की जो है ना उसको यूज़ कर रहा होता है, उस पे ही होता है पूरा। तो हम जो है इसका वर्किंग डायरेक्टरी डिफाइन करते हैं। देन हम उसमें जो है अपनी जो भी हमारा बिल्ड पाथ पे जो हमारा पब्लिश हुआ था उसकी सारी फाइल कॉपी कर देते हैं, और उसके बाद हम एक एंट्री पॉइंट बता देते हैं कि जब भी आपका कंटेनर स्टार्ट होगा तो वो किस फाइल से एंट्री करेगा। तो ये जो है बेसिक सा एक बहुत ही छोटी सी एक डॉकर फाइल है। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जिस तरीके की आपकी एप्लीकेशन और नीड्स पड़ेंगी उस तरीके से। तो इसमें और कमांड्स भी होती हैं। तो इसमें एक चीज़ जो है वो नोटिस करने की ये है कि आपको जो है ना वो पब्लिश पहले करना पड़ रहा है, और उसके बाद आप जो है ना आप उससे अपनी इमेज रन करते हैं। इसके बाद जो है ना एक और टाइप ऑफ इमेज है, कहते हैं उसको मल्टी स्टेज बिल्ड। अब इसमें ये होता है कि पहले आपको पब्लिश में अलग से करना पड़ रहा था, आपकी स्क्रिप्ट में नहीं था। तो उसमें कभी कभार जो है ना एक इशू भी आ जाता है कि आपने इमेज बिल्ड कर दी और आपने बिल्ड नहीं निकाली हुई है पहले से, तो वो पुरानी बिल्ड से ही जो है ना बिल्ड करके ले जाता है, तो उसमें फिर इशू आ जाता है। अब मल्टी स्टेज का ये, जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट रन करेंगे ना, तो ये पहले जो आपका कोड है उसको उठाएगा, देन उसकी बिल्ड बनाएगा, और जो है उसके बाद जो है उसको एक प्रॉपर इमेज में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें जो है ना जो मल्टी स्टेज बिल्ड होती है, इसमें जो है ना इसमें आपके पास मल्टीपल फ्रॉम स्टेटमेंट होती हैं, और आपके पास मल्टीपल उसके अंडर लाइन स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले जो है ना, जैसे अब यहाँ पे बताया हुआ है कि हमने जब भी हमें कोड बिल्ड करना है तो हमें एसडी के टूल्स चाहिए, तो कम ताकि हम अपना कोड बिल्ड कर सकें।
तो पहली जो हमने वो बनाई है स्टेज, वो हमारा बिल्ड एनवायरनमेंट का स्टेज है। देन हम उसके अंदर सेम काम करते हैं, पहले अपनी वर्किंग डायरेक्टरी डिफाइन करते हैं कि हम काम किस में कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे हमने कॉपी किया है CS प्रोजेक्ट फाइल, जो है हमारी प्रोजेक्ट फाइल, क्योंकि उससे हम सारी डिपेंडेंसीज रिस्टोर करेंगे पहले। देन इस लाइन के ऊपर जो है ना, हमने सारा अपना कोड जो है वो अपनी लेयर में, अपनी इमेज में कॉपी किया है यहाँ से, और उसके बाद जो है ना उसको हमने बिल्ड बनाई है यहाँ पे। अच्छा, अब जो है ना, ये जो यहाँ तक का जो काम हुआ है ना, ये एक इमेज, ये सारा इमेज में जो है ना कमिट होता जा रहा है नई नई लेयर्स के अंदर। अब जब हम दूसरा फॉर्म लाते हैं ना, तो अब हमारे पास ये फायदा होता है कि हम जो है ना इसमें मल्टी स्टेज में अपनी बिल्ड को ऑप्टिमाइज भी कर रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुरानी लेयर से सिर्फ उतना काम निकालेंगे जितनी की जरूरत है, क्योंकि हमें कोड की नीड नहीं है, इससे हमारा बिल्ड का साइज बढ़ जाएगा। तो हम जो है ना सिर्फ उसकी बिल्ड उठाएंगे, और हमने यहाँ पे इसकी जो है क्या कहते हैं, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी अगेन बताई, और उसके बाद जो है ना हमने बिल्ड एनवायरनमेंट से सिर्फ वो चीज़ें उठा ली जिसकी हमें ज़रूरत है, जो कि हमारी बिल्ड थी, जो कि हमारा यहाँ पड़ा हुआ था। हमने आउट फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर आउट फोल्डर में रिलीज़ किया था, तो हमने उसको कॉपी किया, और देन हमने फाइनल अपने एंट्री पॉइंट्स बताए जो भी एप्लीकेशन के थे, और ये हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी। अब हम इसको एक जो है मेरे पास हुई भी है, मैं एग्जाम्पल आपको चला के दिखा देता हूँ। ये मल्टी स्टेज की ही डॉकर फाइल लिखी हुई है। उसमें जो है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई डॉकर कंटेनर बिल्ड करना होता है, डॉकर इमेज बेसिकली बनानी होती है, तो सबसे पहले जो है आप अपना ये जो आपका डॉकर है, ये क्लाइंट है जो कि आपके डॉकर डेमन्स को कॉल रेस्ट एपीआई कॉल्स दे रहा इशू कर रहा होता है। उसके बाद डॉकर बिल्ड और -t आप अपना टैग डिफाइन करते हैं कि फिर आपकी जो है इमेज का वो इमेज का नाम क्या होगा। देन बाय डिफॉल्ट जो है आपकी जो डॉकर फाइल होती है वो आपके प्रोजेक्ट के रूट में होनी चाहिए, तो आप इसको डॉट करके मेंशन कर देते हैं। अगर ये आपके रूट में नहीं है तो आप जो है ना एक फ्लैग है -f का, उससे आप मेंशन करते हैं कि आपको कौन से पाथ से जो है वो आपकी डॉकर फाइल उठानी है। तो अगर ये हमारे पास हुई है तो इसको हम नाम चेंज करके myTest3 करके बिल्ड कर लेते हैं। तो अब जो है ना सबसे पहले ये करता ही है कि आपकी जो है ना डॉकर की जो फाइल है ना उसको वैलिडेट करता है, अगर कोई इसमें सिंटैक्स इशू होगा तो वो आपको बता देगा। दूसरा फिर काम ये करता है कि अगर आपके पास इमेजेस डाउनलोडेड नहीं, कोई .NET 6 की इमेज आपके पास नहीं हो अवेलेबल थी, तो उसने जो है ना ये फॉरेन कंटेनर बना दिया है। इसमें आपके पास टाइम लग सकता है, फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो हो सकता है 10-20 मिनट लग जाएं, आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो इमेजेस फुल ले रहा होता है। तो अभी यहाँ पे हुआ था, तो इसने जो है वो हमारे पास जो है वो फॉरेन इमेज बना दी है, टाइम नहीं लगाया। अगर इमेजेस देखनी है तो हमारे पास जो है वो इमेजेस यहाँ से शो हो जाती हैं डॉकर इमेजेस से। तो मैंने myTest3 जो है वो बिल्ड करी थी, तो ये यहाँ पे लाइव हो गई, यहाँ पे इमेज आ गई है। अब इमेज से जो है वो हम कंटेनर कैसे लाइव करते हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, जब हम कंटेनर लाइव करते हैं ना, तो हमारे पास उसका सिंटैक्स है वो, हम ये है कि आप डॉकर के बाद जो है ना आप रन लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है ना -d और -p को हम बाद में देखते हैं सबसे, और ये -v को भी। फिर हम अपना ना कंटेनर का नेम बताते हैं कि आपके कंटेनर का नाम क्या होगा। तो जैसे मैंने वेब एपीआई लिख दिया, और उसके लास्ट में जो है ना लास्ट चीज़ होती है, आप अपनी इमेज बताते हैं कि कौन सी इमेज आप यूज़ कर रहे हैं कंटेनर लाइव करने के लिए। सही है। अगर अब ये करने के बाद जो है ना आप इसको चला देंगे ना, तो ये आपका ये रन तो हो जाएगा, लेकिन जब तक आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुला है ना, ये जब तक रन रहेगा। तो अगर आपको बैकग्राउंड में रन करना है तो आप ये -d का फ्लैग यूज करते हैं, इसका मतलब है डिटैच मोड। तो कंटेनर बैकग्राउंड में रन करेगा, फिर अगर ये आपका शेल बन भी हो जाता है या कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये चलता रहेगा। इसके बाद जो है ना हमें डॉकर के अंदर ना पोर्ट्स पब्लिश करनी पड़ती हैं। तो जब मैंने रिलीज मोड में हम पब्लिश करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 के ऊपर ना अंदर आपकी एप्लीकेशन लाइव होगी। तो कंटेनर के अंदर ना अपनी पोर्ट्स होती हैं, और आपको ना बाहर किस पोर्ट पे लाइव करना है तो आपको ना उसको एक्सपोज करना पड़ता है, पब्लिश करनी पड़ती है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे होस्ट की जो पोर्ट 8080 है उसके ऊपर ये लाइव हो जाए, और इंटरनल पोर्ट जो है मेरे पास कंटेनर की, उसके अंदर जो है ना वो पोर्ट 80 पे लाइव है। तो अगर हम इसको चलाएंगे, हम इसको 8081 कर लेते हैं, और यहाँ से जो है इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, वेब एपीआई 2 इज ऑलरेडी इन यूज, इसको p3 कर लेते हैं। तो ये आपका कंटेनर इमेज लाइव हो गई। अगर इमेज आपको ये कंटेनर देखना है कि लाइव हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इसको डॉकर PS से चेक कर सकते हैं। डॉकर PS कमांड जो है वो आपको रनिंग कंटेनर शो करती है। तो मेरे पास जो है ये अभी हमने myTest3 वेब एपीआई 3
हमने लाइव किया है, तो इसका नाम भी आ रहा है और ये किस इमेज से लाइव हुआ है ये भी इसने शो कर दिया कि माई टेस्ट 3 से हुआ है। और हमने इसको लाइव किया जो है वो पोर्ट 8081 पे किया है, तो हम इसको चला के देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम .NET 6। तो ये जो है आपका जो इमेज है वो वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। अब इसके बाद जो है हमारी मल्टी स्टेज का ये सब जो होता है ये एंड होता है। इसके बाद जो है हमारे पास एक चीज़ आती है डाटा, परसिस्टिंग डाटा, जिसमें होता ही है कि आप मोस्टली ऐसा होता है कि आप जो है ना फाइल राइट कर रहे होते हैं, वो टेम्प्रेरी फाइल्स भी हो सकती हैं जिसको आप डिलीट कर रहे हो, या फिर परमानेंट ऐसी फाइल्स भी हो सकती हैं जो आप चाहते हैं कि वो सेफ रहें आपकी जो भी सर्वर पे है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने कंटेनर में कोई फाइल राइट करते हैं ना उसके पाथ पे, तो वो राइट हो जाएंगी, लेकिन वो जब तक राइट रहेंगी जब तक आपका कंटेनर जो है ना वो लाइव है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कंटेनर स्टॉप कर दिया तो भी वो फाइल्स उसमें रहेंगी रीस्टार्ट करने में भी, लेकिन एक दफ़ा आपने अपना कंटेनर रिमूव कर दिया तो वो फाइल जो है वो परसिस्ट नहीं रहती, वो भी डिलीट हो जाती है कंटेनर के साथ साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी फाइल्स हैं वो सारी उसकी कंटेनर की राइटेबल लेयर में सेव हो रही होती हैं। अब अगर आपको उसको परसिस्ट करना है, मतलब आप चाह रहे हैं कि आपके कंटेनर्स रिमूव होने के बाद भी जो है ना वो फाइल्स सेव रहें, क्योंकि ऐसा होता है कि कंटेनर्स बहुत शॉर्ट टाइम उसमें होते हैं और आजकल के क्लाउड इन्वायरमेंट में तो ये मतलब डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। मतलब अगर आपका एप्लीकेशन कुछ टाइम तक आइडल मोड में है तो वो कंटेनर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब भी अब नई रिक्वेस्ट आएगी तो वो आपकी यूसेज के ऊपर जो है ना कंटेनर लाइव हो रहा होता है, वरना वो डिस्ट्रॉयड रहता है, तो आपका डाटा लूज हो जाएगा सारा। तो इसके लिए जो है ना हमारे पास होते हैं वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स में भी दो टाइप्स है, एक होते हैं वॉल्यूम्स और एक हमारे पास होते हैं बाइंड माउंट्स। तो सबसे पहले वॉल्यूम के देख लेते हैं। वॉल्यूम जो है ना वो डॉकर की तरफ से रिकमेंडेड वे है कि आप जो है ना अपना डाटा किसी भी किस्म का परसिस्ट करना हो तो वो आप वॉल्यूम्स यूज़ करें। जब वॉल्यूम्स की खास बात ये होती है कि ये इजी टू जो है ना बैकअप और माइग्रेट आप इसको कर सकते हैं बाकायदा। इसको डॉकर जो है वो खुद मैनेज कर रहा होता है, इसकी कमांड से आप इसको मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपको बैकअप बनाना है, एक्सपोर्ट माइग्रेट करवाना है तो वो कर सकते हैं। बाकी डॉकर वॉल्यूम जो है ना वो लिनक्स, विंडोज़ और मैक सब पे काम करते हैं। और इसके अलावा जो है ना आप जो है ना वॉल्यूम्स को मल्टीपल कंटेनर में भी शेयर कर सकते हैं। मतलब एक समझते हैं कि आपके मल्टीपल सर्विसेज हैं और सारी सर्विसेज को एक ही फोल्डर को एक्सेस करना है, तो आप वो वॉल्यूम शेयर कर दें तो उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो आपस में शेयर्ड रहेगा। बाकी एक चीज़ ये है कि वॉल्यूम जो होते हैं ना वो आपके पास ही आपके अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही जो है ना वो सेफ हो रहे होते हैं आपके हार्ड ड्राइव पे। तो उसकी एक ख़ास बात ये है कि उसको कोई भी नॉन डॉकर प्रोसेस ना मॉडिफाई नहीं कर सकता। मतलब अगर आप फ़ोल्डर में रखते हैं तो उसको तो कोई भी चेंज कर सकता है। लेकिन जो है ना वॉल्यूम्स को डायरेक्टली कोई चेंज नहीं कर सकता। डॉकर जो आपका कंटेनर है वो ही उसको चेंज कर सकता है। तो इसकी ये ख़ास बात है। दूसरी चीज़ ये है कि वॉल्यूम्स आपको एक और चीज़ देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है वो आपके पास जो है ना आपके लोकल सिस्टम पे ना हो, बल्कि वो किसी क्लाउड सर्विस पे पड़ा हुआ हो, जैसे कि एज़्योर पे पड़ा हुआ हो, तो उसके लिए जो है ना आपको वॉल्यूम ड्राइवर्स की जो है ना एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें ना आप अपना वॉल्यूम ड्राइवर बदल देते हैं, जिस पे फिर वो जो है ना आपका कोई जो भी थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस है वो स्टोर कर रही होती है आपके वॉल्यूम का डाटा। तो ये वॉल्यूम्स होते हैं। और वॉल्यूम्स अगर आपको जो क्रिएट करने होते हैं तो उसकी कमांड आपकी सिंपल कमांड है, आप डॉकर वॉल्यूम लिखें, क्रिएट लिखें और वॉल्यूम का नाम लिख दें। दैट सही है। एंड देन उसके बाद आपके पास जो है ना जब आपका कंटेनर स्टार्ट हो तो आप जो है ना उसको डॉकर अपने वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं। आप पूरी कमांड लिख के आप सेम कमांड होगी जो हमने देखी थी। इसके अलावा जो है ना इसमें आप डैश वी जो हमने वहाँ पे नहीं देखा था, ये डैश वी का मतलब है वॉल्यूम। आप अपना वॉल्यूम का नाम बताएं कि कौन से वॉल्यूम में आपका डाटा सेव होगा और अपनी डायरेक्टरी मैपिंग बता दें कि आपके सर्वर पे कौन सी जो डायरेक्टरी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है, हम यहाँ पे इसको ऐसे देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ये एप्लीकेशन में हमारे पास एक डायरेक्टरी है डाटा के नाम से, और इसमें जो है हम कुछ फाइल सेव कर रहे हैं। तो मैंने जो बताई थी, मैंने जो है वो ये बताई थी कि डाटा जो डायरेक्टरी है उसको वॉल्यूम में मैप कर दे। तो अगर मेरे पास कुछ इनिशियल फाइल्स हैं तो वो भी उसमें कॉपी हो जाती हैं। तो ये है। बाकी हमने यहाँ पे भी इनिशियल फाइल्स को नहीं रखा था, हमने एक नया फोल्डर यहाँ पे अंदर डायरेक्टली इसमें अपना क्रिएट किया था। तो ये आपके पास जो है ना आप वॉल्यूम बता देते हैं और ये फिर जो भी आप फाइल्स राइट करेंगे ना अपने पास अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो डायरेक्टली इस वॉल्यूम में जारी होगी। और एक सेकंड चीज़ ये है कि जब भी हम अपने डॉकर वॉल्यूम्स को यूज़ कर रहे हो तो हम जो है ना वो कोई पाथ हार्ड कोड ना करें,
बल्कि जो यूटिलिटीज अवेलेबल हैं जिसमें आपका जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा पाथ से रिलेटेड। आप पाथ डॉट कंबाइन यूज़ कर लें अपनी सब बताने के लिए, कंटेंट रूट करके इस तरीके से, तो कोई इशू नहीं आएगा। और इसकी एग्जांपल अगर हम रन कर लें तो फिर हमारे पास जो है वो ये एपीआई फाइल्स हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास सारी फाइल्स आ गई जो भी जो है ना इस डायरेक्टरी में। और अगर हम इसको क्रिएट करेंगे, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ये एपीआई है, तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास फाइल बढ़ गई और ये सारा डाटा जो है वो वॉल्यूम्स में सेव हो रहा है। देन वॉल्यूम्स के बाद जो है वो सेकंड ऑप्शन आ जाता है जो कि रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो पहले यूज होता था, लेकिन अब रेकमेंडेड वॉल्यूम्स है। तो वो थे बाइंड माउंट्स। बाइंड माउंट्स में होता ये था कि आप जो है ना अपनी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी डायरेक्टरी जो है ना वो मैप करते थे। मतलब कोई फोल्डर आपके पास पड़ा हुआ है, आपने बोला कि जितना भी वो अपने कंटेनर में डाटा आ रहा है वो इस पर्टिकुलर फोल्डर में जो है ना स्टोर होता है। तो फिर सिंपल ये है ना, जो भी आप राइट करते हैं वो फाइल्स उस पर्टिकुलर फोल्डर में, वो सारा आपके पास डेस्क आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके किसी फोल्डर में जो है वो सेव हो रहा होता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो है ना ये स्पेसिफिक हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। मतलब अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपको फिर वो सी करके कोई ड्राइव बता के पूरा पाथ देना पड़ता है, और अगर आप लिनक्स में हैं तो उसका फिर डिफरेंट पाथ होता है। तो इसमें ना ये इशू आ जाता है। इसके अलावा इसका एक और इशू ये है कि इसको कोई भी ना प्रोसेस रीड कर सकता है, आप इसमें कोई फाइल डिलीट कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो है ना ये डिसएडवांटेज है। और बाकी अगर आपको ये यूज़ भी करना हो तो इसमें ऐसा होता है कि आप वॉल्यूम बताते हैं और वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, और इसके बाद जो है ना सबसे पहले आप जो है ना पूरा पार्ट डिफाइन कर देते हैं कि आपका जो है ना आपका आपका डायरेक्टरी का पाथ क्या है। जैसे मैंने बताया हुआ ये लिनक्स की कमांड लिखी हुई है, इसमें आपका जो भी रूट पाथ है उसके बाद जो है ना एक टारगेट फोल्डर है उसमें मैप कर रहा हूँ, और आप अपना इंटरनल पाथ बताते हैं कंटेनर के अंदर का। तो इस तरीके से जो है ना ये बाइंड माउंट्स काम करते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारे पास डाटा परसिस्टिंग का जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ना हमारा जो एक और जो टॉपिक है वो है डॉकर एग्जीक्यूट। तो डॉकर एग्जीक्यूट की जो कमांड है वो हो सकता है हर कंटेनर में अवेलेबल ना हो, क्योंकि कंटेनर्स जो बनते हैं ना वो डिपेंड करता है उसकी बेस इमेज क्या थी। मतलब अगर हम ये ऐसे है कि आपका जो अगर आप अपने पास स्क्रैच से बना रहे हो इमेज, तो आपको यूज़ करना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच करके एक कीवर्ड यूज़ करते हैं आप, जिस जो मिनिमलिस्टिक इमेज है और वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, जिसको आप जो है सर्च अगर यहाँ सर्च करना चाहें तो डॉकर स्क्रैच लिख के कर सकते हैं। ये डॉकर की वो ऑफिशियल इमेज है जिससे सारी इमेजेस जो हैं वो बनती हैं। मतलब अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से इमेज लिखनी है तो आप इसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर किसी किस्म के कोई टूल्स नहीं होते, कोई शेल वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस इमेज के अंदर, ये बिल्कुल एम्प्टी इमेज है। तो अगर आपके पास जो भी आपका जिस इमेज को यूज़ कर रहे हैं उसने अगर अवेलेबल किया हुआ है आपको शेल, तो आप जो है ना उस शेल को यूज़ कर सकते हैं डॉकर एग्जीक्यूट कमांड से। इसमें ये होता है कि आप जो है ना अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी जो इमेज थी डॉकर एग्जीक्यूट -it वेब एपीआई फ्री, ये हम जो है हमारे पास जो है ये हम अब जो है ना टर्मिनल में एंटर हो गए। तो कि हमारे पास डॉकर के अंदर जो भी इसका फाइल सिस्टम चल रहा है तो उसमें हो गए। अगर हम इसमें एलएस देखें, एलएस करके देखें तो हमारे पास सारी फाइल्स आ रही हैं जो भी हमने बिल्ड बनाई थी, जो भी सारी चीज़ें थी। हमारे पास डेवलपमेंट सेटिंग आ रही है, ऐप सेटिंग्स आ रही हैं, हमारे पास डाटा फोल्डर जो हमने वॉल्यूम से बनाया था वो आ रहा है। बाकी हमारे पास जो कोर डीएलएल्स थी इसकी, वो सारी डीएलएल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। तो ये जो है ना ये इंटर हम इसके अंदर ना इसका शेल को यूज़ कर रहे हैं। अब शेल की ज़रूरत ज़रूरी नहीं है कि शेल की ज़रूरत हर वक्त पड़े, लेकिन शेल की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर कभी आपने जेनकिंस की इमेज यूज़ करें, तो जेनकिंस जब आप इनिशिएट करते हैं ना तो जेनकिंस जो है वो जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है ना उसका, वो एक फ़ाइल में राइट करता है। तो आपको इस जो है ना इस शेल को यूज़ करना पड़ेगा उस पासवर्ड को निकालने के लिए, कि बाय डिफ़ॉल्ट इनिशिएशन के वक्त जो है ना वो जेनकिंस। तो ये आपके पास कुछ सिनेरियोज़ में यूज़ हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता। इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं कि अगर आप इंटरैक्टिव सेशन चाहते हैं तो -it का फ्लैग यूज़ करते हैं। अब इंटरैक्टिव सेशन ये होता है कि मैं डायरेक्टली इस शेल के अंदर एंटर हुआ हूँ, इसने अपना पूरा आईडी वगैरह दी हुई है। और नॉन इंटरैक्टिव होता है कि बस आप जो है ना वो अपने अपने ही शेल से, जो आपका होस्ट शेल है, उससे ही जो है ना आप वो अपनी कमांड्स रन कर रहे होते हैं।
देन हमारे पास जो है वो रीस्टार्ट पॉलिसीज़ आ जाती हैं, और रीस्टार्ट पॉलिसीज़ ये होती हैं कि आपका जब भी कंटेनर अगर डिस्ट्रॉय होता है, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम जो है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्रैश कर गया, तो जब भी उसको कोई रीस्टार्ट करता है, तो आपके कंटेनर्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कंटेनर लाइव नहीं होता, आपको मैनुअली उसको जो है ना लाइव करना पड़ता है। तो अगर आप रीस्टार्ट पॉलिसीज़ बता देते हैं, तो डिफाइन कर देते हैं, तो आपके कंटेनर जो हैं वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाते हैं। अगर कोई क्रैश करता है कंटेनर, तो वो भी खुद ब खुद लाइव होगा। इसमें हमारे पास जो है ना वो 4 टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं। एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो ही होती है कि आप कोई भी मैं ऑटोमेटिकली कंटेनर रीस्टार्ट नहीं होता। इसके बाद जो है हमारे पास एक पॉलिसी होती है फेलियर, कि अगर किसी भी वजह से आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, तो आपका कंटेनर भी क्रैश कर जाता है, क्योंकि कंटेनर जब तक लाइव रहता है, जब तक आपकी एप्लीकेशन लाइव होती है, उसके बाद कंटेनर भी जो है वो खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो आप उसमें मैक्स ट्राइस डिफाइन कर सकते हैं कि इतने फॉर एग्जांपल 3 फेलियर्स तक आप करें, उसके बाद कंटेनर रिलाइव नहीं होगा। एक ऑलवेज का चेक होता है, जिसमें किसी भी वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, रीस्टार्ट होता है या क्रैश कर जाता है, तो वो ऑलवेज जो है ना हमेशा रीस्टार्ट होगा। और एक लास्ट पॉलिसी जो होती है, वो ज़्यादा यूजेबल होती है और अनलेस स्टॉप की। इसमें ये होता है कि जब तक आप स्टॉप ना करें, तो वो कंटेनर जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर वो क्रैश कर रहा है या सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है, तो भी जो है ना वो कंटेनर रियल लाइव हो जाता है। अब इसमें ये होता है कि आप जो है वो अपना कंटेनर लाइव करते वक़्त या तो डिफाइन करते हैं रीस्टार्ट पॉलिसी, और अगर नहीं हुई भी तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट कर सकते हैं अपडेट की कमांड से। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास जो है ना इसकी पॉलिसी अप्लाई हो जाती है। और अगर आप सारे कंटेनर्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये एक और इसमें एडिशन है, आप जो है ना ये डॉलर इस तरीके से आप डिफाइन करके, जो ps-2 की कमांड है, ये जो है ना आईडीज रिटर्न करती है सारे कंटेनर्स की। तो इस तरीके से जो है ना ये सब कंटेनर्स पे अप्लाई हो जाएगी, अगर आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो है ना डॉकर इंजन के एपीआईज और एसडीकेज हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये रेस्ट एपीआई वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, तो एपीआईज एक्सपोज होती हैं। तो इसमें जो है ना इन्होंने अपनी पूरा बताया हुआ है, सारी एपीआईज वगैरह का जो है ना इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। इसको खोल लेते हैं। ये डॉकर की अपनी पूरी स्पेसिफिक, ये सारी जो एपीआईज हैं जो ये बैकएंड में यूज़ कर रहा होता है, जब भी हम सीएलआई से कोई कमांड इशू करते हैं, तो ये सारी जो है कमांड यूज़ कर रहा होता है। तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है अगर आप चाह रहे हो। जैसे मेरे पास एक दफ़ा जो सिनेरियो आया था, मैं जो मेरा एफवाईपी था वो ब्लॉकचेन पे था, तो हमें जो है ना उसके पेयर्स के लॉग रीड करने थे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो हमने जो है वो उसकी एपीआईज यूज़ करी थी, जिससे लॉग्स की एपीआई थी, जिसमें जो है आपके पास स्ट्रीमिंग भी है कि लाइव लॉग्स जो होते हैं आपके पास, जो भी लॉग आ रहे हैं वो उस तरीके से रिटर्न हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये सारी एपीआईज यूज़ ना करें। आप किसी अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जिससे आप उसको कंट्रोल करना चाहें, तो ये एपीआईज यूज़ हो सकती हैं। बाकी आपका जो डॉकर क्लाइंट होता है, जिसको हम यहाँ पे डॉकर करके यूज़ कर रहे हैं, बार-बार हम डॉकर लिख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और डोमेन से कनेक्ट होना चाहें, मतलब आपका ये एक पीसी है, आपके किसी और पीसी में भी डॉकर वगैरह इंस्टॉल हुआ है, सब सेटअप हुआ है, आप चाहते हैं उसको कंट्रोल करें, तो आप इसी डॉकर के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स चेंज करते हैं, और जो है ना आप उससे डायरेक्टली रिमोटली उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आती हैं। इसके अंदर एपीआईज़ में ज़्यादा यूज़ेबल तो नहीं होती, लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़े कुछ इस तरह की आपके पास रिक्वायरमेंट हो, तो इनको रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है डॉकर हब, जो कि इमेज रजिस्ट्री है, और इमेज रजिस्ट्री के ऊपर पब्लिक प्राइवेट सारी इमेजेस होती हैं जो कि आप शेयर कर रहे होते हैं अपनी टीम्स के साथ। तो और जो पब्लिक इमेजेस हैं वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, जो प्राइवेट इमेजेस होती हैं वो आपके पास ज़ाहिर-सी बात है वो स्टोरेज ले रही होती हैं, तो उसके कुछ सब्सक्रिप्शंस वगैरह होती हैं। तो इसमें जो है हम ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखेंगे डॉकर हब को, बस हम सिर्फ इसमें इतना देखेंगे कि हम जो है RabbitMQ जो कि क्यूइंग सर्वर है, उसको हम जो है ना लाइव करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस पे जाते हैं, डॉकर रैबिट। तो ये डॉकर हब जो है ना, यहाँ पे आपको सारी जो भी अगर आप डिफरेंट, अब तो सभी हर तरह की चीज़ की आपको इमेज मिल जाती है, डेटाबेसेस भी इस पे अवेलेबल है, हर पाइथन, नोड, डॉट नेट सब की इमेजेस आपको अवेलेबल हो जाती हैं डॉकर हब पे।
के ऊपर। तो जब भी आपको कोई इमेज चाहिए हो आप सर्च करें इसके ऊपर आके। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी के ऊपर ना आपको सारी इसके ऊपर ये इमेज को चलाना कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स पे लिसन करती है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल की हुई होती है इन्होंने कि कौन कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल ये यूज़ कर रहा है और भी जो भी डिफरेंट इसकी वो रिक्वायरमेंट्स है। तो आप इसको पढ़ के जो है ना आप अपने इजीली अपनी जो है ना वो कंटेनर डिप्लॉय कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो पहले इस कमांड को चला सकते हैं क्योंकि इमेज हमारे पास होना ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है इसको नहीं चलाते तो डायरेक्ट अगर रन की कमांड भी चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पुल कर लेगा। तो हमारे पास जो ये कमांड है हम इसको ही चला देते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो हमारे पास दो पोर्ट्स हमने जो है ना डिफाइन करते हैं अगर इसमें देखें आप। तो पहले तो जो है ना एक पोर्ट है 15672, ये वो पोर्ट है जिसके ऊपर ना इसका मैनेजमेंट रैपिड एमक्यू का मैनेजमेंट सिस्टम लाइव होता है। मतलब एक वेब बेस्ड पोर्टल होता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्राउजर के थ्रू। और जो दूसरी पोर्ट्स हमने डिफाइन करी हैं वो ये है कि इसका जो एडवांस मैसेजिंग प्रोटोकॉल का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो किस पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा होता है, तो वो हमारे पास है। तो अब इसको हम लाइव कर देते हैं। तो अब इसको अगर इमेज नहीं मिलती तो फिर ये जो है वो पुल लेता है। अब मेरे पास भी इमेज अवेलेबल नहीं है तो अब ये पुल ले रहा है। तो इसने पुल करना शुरू कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि ये इमेज कितनी बड़ी है और उसके उसके आपके अकॉर्डिंगली जो है ना टाइम ले रहा होता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर ये हो जाती है तो फिर हम जो है ना इसको चला के देख लेते हैं। बीच में अगर किसी के कुछ सवाल आते हैं वो तो वो पूछ सकते हैं। अम, मेरा एक सवाल था। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, मुझे ये पूछना था कि अगर मैं विंडोज़ का कंटेनर जो है वो जी लिनक्स में चलाता हूँ, मतलब डॉकर का विंडोज़ का कंटेनर अगर लिनक्स में चलाता हूँ तो वो चलेगा? मतलब क्रॉस जी प्लेटफॉर्म बिल्कुल होता है ये? जी मतलब ये इसमें ना ये चीज़ नहीं है कि आप विंडोज़ का कंटेनर चला रहे हैं, ये डॉकर कंटेनर्स हैं। इससे ना ये रिलेटेड नहीं है कि ये डॉकर का है या लिनक्स का है। ये आप किसी पे भी चलाएंगे ना, आप इमेज अपनी विंडोज़ पे बनाएं और आप भले से जो है ना इमेज जो है ना वो डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप उसको मूव करें अपने किसी भी तरीके से और आप लिनक्स में लाइव कर लें। वरना आप डॉकर हब पे भी जो है ना अपना अकाउंट बना के उस पर ही पुश कर सकते हैं इमेज को। मतलब एक क्रॉस प्लेटफॉर्म अचीव कर सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा कासिम यार, मेरा भी एक सवाल है कि जो आपने शुरू में स्क्रिप्ट दिखाई थी, जैसे वो वर्किंग डायरेक्टरी वगैरह सेट कर रहे होते हैं हम लोग, सही जी है? और तो उसमें जो आपने बेस की बात करी थी, वो आपने बताया था कि वो विंडोज़ की बेस है। आप अगर वो पहली स्लाइड पे अगर लेके जाएं तो इस फाइल की बात कर रहे हाँ, ऊपर जो ऊपर है ना, सबसे ऊपर, हाँ, ये जो सबसे हैं। पहले जो हम फॉर्म लेकर आ रहे हैं, हम्म। ये जो आपने बात करी, ये हर इन्वायरमेंट के लिए अलग है क्या? मतलब विंडोज़ और लिनक्स वगैरह के लिए? नहीं 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 ये नहीं है, क्योंकि इमेज जो है वो जो है ना क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है लिनक्स से या विंडोज से। आप जो है ना इमेजेस बनी हुई होती हैं। अगर आप बस आपको डिफाइन करना होता है कि आपको अब जैसे हमने डॉट मिनिमल एपीआई जो है वो .NET 6 में आई हैं, तो .NET 6 का हमने वर्जन यूज किया है। बस ये आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको उबंटू चाहिए तो आप उबंटू की भी इसमें वो मेंशन कर सकते हैं। आप नोट पे काम कर रहे हैं तो आप नोट जेएस की मेंशन कर देंगे यहाँ से। इसका कोई ओके। रिलेशन नहीं है उससे। अच्छा, इसका विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम कोई वो नहीं नहीं है नहीं नहीं नहीं। ठीक। बाकी लाइव हो गया। Port is already delivered.
सही है, तो ये हमारे पास जो है वो लाइव हो गया है, उसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा 80 इसको किस पे लाइव किया था? 80 पे ही है ये हमारे पास ना, ओपन हो गया यहाँ पे RabbitMQ का। तो बाय डिफॉल्ट RabbitMQ का पासवर्ड गेस्ट होता है, इसको लेते हैं। तो ये ना पूरा आपकी क्विंग सर्वर लाइव हो गया विदाउट एनी, मतलब इसमें मैंने कोई भी, अगर देखें आप तो, अगर आप इसमें जो है ना कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिफाइन नहीं करी है, ना कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करें, तो डायरेक्टली ये लाइव हो गया है। बस आप इसको अब जो है इसका जो URL है उसको यूज़ करें और ये वर्किंग कंडीशन में। तो इसी तरीके से ना आप अगर जेनकिंस को अगर इंस्टॉल करने बैठते हैं ना, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, अलग से जावा इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं, आपको इन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टली जो है ना सर्च करें जेनकिंस की इमेज, उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, उसको लाइव कर दें। तो इस तरीके से जो है ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, पोर्टेबल सॉल्यूशन है। बाकी इसके बाद जो है ना इसकी इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं कि डॉकर जो है वो विंडोज़ पे किस इंस्टॉल करना है ना। तो सबसे पहले जो है ना आपको अपनी वर्चुअलाइजेशन जो होती है ना, वो इनेबल करनी पड़ती है। वर्चुअलाइजेशन की डॉकर जो है ना नेटिवली रन करता है लिनक्स के ऊपर, तब डॉकर का जो भी इंजन है। तो विंडोज़ जो है ना, विंडोज़ 10 से पहले आपको जो है ना इसमें कुछ और काम करना पड़ता था, वर्चुअल बॉक्स वगैरह यूज़ करना पड़ता था। तो अब जो है ना विंडोज़ 10 के बाद जब लिनक्स विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स एक चीज़ है वो आई थी, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 10 प्रो और होम में जो है ना वो अवेलेबल होती है। तो बस आपको जो है ना वो काम कुछ भी नहीं करना, बस आपको अपनी वर्चुअलाइजेशन ना इनेबल करनी है। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने टास्क मैनेजर में आएंगे, CPU में जाके ना यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो है वो वर्चुअलाइजेशन इनेबल है या डिसेबल्ड है। तो अगर नहीं है तो फिर आपको अपनी बायोस से जाके वो इनेबल करनी होगी। और अगर इनेबल्ड है तो आप जो है ना सिंपल डॉकर डेस्कटॉप सर्च करें, और डॉकर डेस्कटॉप जो है ना ये फॉर विंडोज़ ओनली है ये, तो इसको इंस्टॉल करें। और जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे ना तो बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है जो जैसे कि होता है। बस अगर आपके पास जो है ना इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है WSL2 बैकएंड की, वो अगर आपके पास इंस्टॉल होगा पहले से तो आपके पास कोई प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। अगर नहीं होगा ना तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट खुद ब खुद आ जाएगा डॉकर की तरफ से कि जो है ना ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे मेरे पास जो है ना WSL2 मौजूद था, लेकिन वो उसका ना कुछ वर्जनिंग इशू था, तो उसने मुझे अपग्रेड का प्रॉम्प्ट दिया था। तो वो आपको ना पूरा लिंक वगैरह पूरा आपको दे देता है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसको जो है ना बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं आप। ये विंडोज़ के स्टेप्स हैं। बाकी जो है ना उबंटू के स्टेप्स थोड़े जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हैं। मतलब उबंटू में ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, उसके वर्जन्स वगैरह काफ़ी चीज़ें। तो आप उसकी जो है ना पूरी यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, अगर देखना चाहें तो। मतलब अगर आपने नहीं यूज़ किया हुआ, बिगनर लेवल पे है ना, तो आप इन्होंने एक स्क्रिप्ट भी दी हुई है उबंटू के लिए, जो कि ना इनको कन्वीनियंस स्क्रिप्ट कहते हैं। और इसका काम ये है कि आपको जो है ना कोई किसी किस्म की ना चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये स्क्रिप्ट रन करें तो आपके पास लेटेस्ट जो डॉकर का चल रहा होगा, जो भी रिलीज चल रही होगी, वो आपके पास जो है ना आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी उबंटू के ऊपर। और ये स्क्रिप्ट जो है वो प्रोडक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताया हुआ है। तो ये चीज़ है। बाकी इसमें एक चीज़ और ये होती है, उबंटू में जो है वो रूट लेवल यूज़र का इशू आता है, और वो इशू ये है कि डॉकर जो है ना वो यूनिक्स सॉकेट पे लिसन कर रहा होता है लिनक्स में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूनिक्स सॉकेट जो आता है ना वो रूट यूज़र के पास होता है, और रूट यूज़र की कोई किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको सूडो का कीवर्ड लगाना पड़ता है परमिशन के लिए। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि आपको सूडो डॉकर ना लिखना पड़े, सिर्फ डॉकर से चले, तो उसके लिए एक पोस्ट इंस्टॉलेशन स्टेप है लिनक्स का। उसमें आप अपना ग्रुप, एक यूज़र ग्रुप बनाते हैं, और उसमें फिर जो है ना आप अपना यूज़र जो है वो ऐड कर देते हैं। तो फिर जो है ना आपको डायरेक्टली आप डॉकर एक्सेस कर लेते हैं। तो ये उबंटू के स्टेप्स हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो कुछ रिलेटेड चीज़ें जो को हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, अब कभी फ्यूचर में इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। वो आती है ऑर्केस्ट्रेशन से रिलेटेड और डॉकर कंपोज। एक चीज़ तो पहले डॉकर कंपोज ये है कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना वो सिंगल एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं भाई एक सर्विस है जिसको हमने कंटेनराइज कर दिया। अब एक चीज़ ये है कि आपके पास नंबर ऑफ सर्विसेज हो, आप बोलें कि ये सर्विस लाइव हो तो इसके साथ ये सर्विस भी लाइव हो और ये भी बिल्ड हो तो साथ में हो, और आप एक साथ उनको मैनेज कर रहे हो।
तो जब ऐसी एप्लीकेशन के बाद आती है जो मल्टी कंटेनर्ड एप्लीकेशन है, तो आप डॉकर कंपोज यूज़ करते हैं। डॉकर कंपोज भी एक तरीके का क्लाइंट है, जिसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि आप जो है ना स्क्रिप्ट और डिफरेंट किस्म के स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि YAML में होती है, YAML फॉर्मेट में। तो डॉकर कंपोज इसलिए यूज़ होता है। बाकी हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो उसके जो टूल्स हैं उसमें हमारे पास कुबरनेटिस आ जाता है और डॉकर स्वार्म आ जाता है। तो ये जो है ऑर्केस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ कंटेनर कह सकते हैं आप, कि जब आपके पास क्लस्टरिंग और रेप्लिकेशन की नीड पड़ जाती है तो आप जो है ना वो डॉकर स्वार्म या कुबरनेटिस को यूज़ कर रहे होते हैं। और डॉकर स्वार्म जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत सिंपल है। अगर एज अ बिगिनर लेवल पे आप एक्सप्लोर करना चाहें तो बहुत इजीली इसको ना एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। जो कुबरनेटिस है वो बहुत इन डेप्थ है, बहुत एडवांस है, और इसमें आपस में जो है ना इनके फीचर्स का भी फ़र्क है। कुबरनेटिस की जो अच्छी बात ये है कि वो ऑटो स्केलिंग करता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टाइम पे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जब भी लोड ज़्यादा पड़े तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंटेनर्स डिप्लॉय कर देता है। जैसे आपका लोड कम होता है तो वो कंटेनर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक मिनिमम लेवल जो है ना रीच करता है कि इस लेवल तक जो है ना मिनिमम लोड रखे। तो इसका ये फ़ायदा होता है। डॉकर स्वार्म में इस तरह की कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बाकी जो है रेप्लिकेशन के लिए आप डॉकर स्वार्म को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आप जो है ना आपकी एक सर्विस है उसके वो रेप्लिकेटेड इंस्टेंसेस डिप्लॉय हों, तो आप डॉकर स्वार्म को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, और ये डॉकर स्वार्म से इतना डिटेल नहीं है, लेकिन कुबरनेटिस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। और इसके बाद जो है ये मैंने शेयर कर दी है, जो आपको प्रेजेंटेशन शेयर होगी तो इसमें ये आ जाएगी। ये डॉकर चीट शीट है, तो ये बड़ी काम आती है अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है कि कमांड्स क्या क्या हैं इसमें। तो उसमें ये चीज़ें सारी लाइफ साइकिल की जो कमांड्स हैं, इमेज की कमांड, कंटेनर की, स्टार्ट स्टॉप, अगर इन्फॉर्मेशन की जो कमांड्स होती हैं वो सब अवेलेबल हैं। बाकी नेटवर्किंग जो है वो हमने इसमें यहाँ डिस्कस नहीं करी है, लेकिन एक चीज़ ये है कि बता देता हूँ कि जब भी कोई कंटेनर लाइव होता है ना तो उसको डॉकर का ना अपना एक नेटवर्क होता है। तो डॉकर की अपनी नेटवर्किंग भी है, तो वो अपनी ही एक आईपी उसमें लाइव करता है। मतलब अगर आप अगर चाहते हैं कि दो कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें विदाउट एक्सटर्नल के वो आप किसी पोर्ट पे रिक्वेस्ट दें और वो घूमती भी आए, अगर आप चाहते हैं लोकली वो कम्युनिकेट करे तो इस नेटवर्किंग के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यही नेटवर्किंग आपके पास ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है जब आप जो है ना डॉकर स्वार्म को यूज़ करते हैं, तो फिर आपको उसमें जो है ना देखना पड़ता है। बाकी यहीं तक था, जो रेफरेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। बाकी थैंक यू। एनी क्वेश्चंस हो तो फिर कर लें। डॉकर स्वार्म की हमें ज़रूरत तो क्लाउड वगैरह पे ही पड़ती होगी। क्लाउड पे ज़रूरी नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास लोकल इन्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि रेप्लिकेशन हो, आप उसको कंट्रोल कर सकें इजीली, तो आप डॉकर स्वार्म यूज़ करें। डॉकर स्वार्म में ये होता है कि ना आपके पास ना, मतलब आप फॉर एग्जांपल 3 सर्वर्स हैं और 3 में ना एक आपके पास जो है ना वो होगी आपकी मास्टर एंड मैनेजर नोड जो होती है। तो मास्टर स्लेव का ना ये आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो मास्टर जो है ना वो इस बात के लिए होता है कि आप मास्टर से कमांड इशू करेंगे, वो बाकी जितने भी आपके नोड्स होंगे ना उस पर डिप्लॉय कर देगा रेप्लिकेटेड सर्विसेज। इस तरीके से चलता है ये। तो ज़रूरी नहीं, क्लाउड पे भी ज़रूरत पड़ सकती है और नॉन क्लाउड पे भी। ठीक है, थैंक यू। किसी को और को कोई सवाल? मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, तो इसलिए किसी के पास कुछ पूछने को नहीं इसमें बाकी है। तो थैंक यू, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और डिटेल थी प्रेजेंटेशन। बाकी स्लाइड वगैरह जो है ना शेयर कर दूंगा मैं। तो हम फिर सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू राफे।